यस एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी आज से हम लोग अपना जो है जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी में जीएसटी जो कि हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है, आपको सबको अच्छे से ध्यान होगा। दिस पर्टिकुलर टॉपिक कंटेन्स 40 मार्क्स, राइट। अगर 100 नंबर का अगर टोटल पेपर आता है तो 40 मार्क्स का लगभग जीएसटी आता है, और उसमें कुछ पार्ट कस्टम का भी शामिल है। तो 5 नंबर का कस्टम मान लीजिए। तो इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी और कस्टम दो तरह के टॉपिक में हम लोग जो उठा रहे हैं अभी, कौन सा टॉपिक उठा रहे हैं? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एवरीवन कौन सा टॉपिक उठा रहे हैं? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अभी आपको ये समझना होगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता क्या है, राइट। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है वो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें आपको बता देता हूं। ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल टॉपिक का एक बंच क्रिएट हो जाएगा। हमने अपने स्टडी मटेरियल में, अगर आप लोग नोट करेंगे तो हमने अपने स्टडी मटेरियल में जो टॉपिक्स हैं वो टोटल जीएसटी को 13 टॉपिक में डिवाइड कर दिया है। कितने टॉपिक में डिवाइड कर दिया है? 13 टॉपिक में। तो जिनमें से कुछ चैप्टर तो वेरी स्मॉल है, कुछ चैप्टर मीडियोकर लेवल के हैं, और कुछ चैप्टर थोड़े बड़े हैं। तो बहुत बड़े वाले चैप्टर तो है ही नहीं, बहुत बड़े वाले चैप्टर तो है ही नहीं। विशेष रूप से हमने क्या किया है कि जो सबसे मेन चैप्टर जो इसकी आत्मा होती है, जिसका नाम होता है टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये जीएसटी का हार्ट है, ये जीएसटी का जो है ना सोल है। इसको हमने तीनों को अलग अलग चैप्टर में कर दिया है, इसलिए हमारे यहाँ पे 2 चैप्टर बढ़ गए। तो अगर आप इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में देखोगे तो टाइम, वैल्यू और प्लेस तीनों एक साथ दे रखे हैं, लेकिन हमने इन तीनों को अलग अलग डिवाइड कर दिया है। एक और चैप्टर होता है एग्जाम्पशंस। तो जो एग्जाम्पशन वाला चैप्टर है वो आपके स्टडी मटेरियल में प्रोबेबली लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी के साथ में, लेकिन जो स्टडी मटेरियल हमने आपको प्रोवाइड किया है, जो स्टडी मटेरियल हमने आपको प्रोवाइड किया है उसमें लेवी एंड कलेक्शन के साथ साथ, लेवी एंड कलेक्शन के साथ साथ जो एग्जेम्पशन हुआ करता था वो लेवी एंड कलेक्शन अलग रखा है, और एग्जेम्पशन चैप्टर को हमने अलग रखा है। तो एक और इंस्टीट्यूट से हमारे स्टडी मटेरियल में एक थोड़ा सा एक और चेंजेस हो गया। उसके अलावा जो लास्ट वाला चैप्टर है जिसमें रजिस्ट्रेशन, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, रिटर्न्स और पेमेंट ऑफ टैक्स एंड असेसमेंट, ये सारे चैप्टर इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में प्रोबेबली साथ में होते हैं। हमने क्या किया है, इनको सबको अलग अलग कर दिया है। तो सीएमए हो या सीएस हो, हमने इन दोनों टॉपिक्स को जो है वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो 13 टॉपिक से बना हुआ एक सब्जेक्ट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि अभी आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसकी खास बात यह है कि ये नंबर प्रॉम्प्ट दिलाता है। इनकम टैक्स में क्या होता है, सैलरी हेड उठा लिया, सैलरी हेड में एचआरए का टॉपिक क्वेश्चन आ गया और आपको एचआरए का परसेंटेज याद ही नहीं आ रहा है, गया। ग्रेचुटी का क्वेश्चन आ गया, आपको ग्रेचुटी का परसेंटेज याद ही नहीं आ रहा है, गया। इसमें ज्यादातर टॉपिक जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन वाले होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन वाले होते हैं का मतलब क्या, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है लेवी का, कलेक्शन का, है ना, जीएसटी की रेट्स का, आईटीसी का, रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन बड़ा ही बढ़िया टॉपिक है, बड़ा बड़ा सा टॉपिक है एकदम। यहाँ पे भी आप अगर देखोगे तो रजिस्ट्रेशन 35 पेजेस में दे रखा है, लेकिन वही रजिस्ट्रेशन जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो यू विल फील कि बड़ा ही इजी टॉपिक ही है, रिपीटेटिवली कॉमन टाइप का रिपीट हो रहा है। बट तो इस तरह से ये अलग अलग तरह के टॉपिक्स को हम समराइज करके आज जीएसटी को स्टार्ट कर रहे हैं विद दी गुड विशेष। आई सेंड माई वार्म बेस्ट विशेष टू यू कि इस टॉपिक आपको पूरा समझ में आए, और ऐसा समझ में आए कि जब आप एग्जाम देने जाओ तो आपको ऐसा फील हो कि 40 नंबर ही मेरे लिए ज्यादा बेटर थे बजाय उस इनकम टैक्स के, डायरेक्ट टैक्स के 60 नंबर के। ऐसा मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा हम आप तक पहुंच पाए, ठीक है। लगभग लगभग 30 टू 40 आवर्स हम इसे पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आई डोंट नो क्या होता है ना, जब जब हम पढ़ाना शुरू करते हैं तो सिचुएशन अलग होती है, जब हम आगे बढ़ते हैं तो सिचुएशन अलग हो जाती है। तो ये प्लस माइनस भी हो सकते हैं, कोई टॉपिक में अगर डूब जाएं और डाउट्स वगैरह ज्यादा आ जाएं
तो हो सकता है वो लंबा खिंच जाए, अदरवाइज मेरा ऐसा मानना है कि हम 30 to 40 आवर्स में इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। प्रोबेबली मैं इसके 20 के आसपास लेक्चर्स लेने वाला हूं, ठीक है। अगर आप इसे जो है वो ऑनलाइन देख रहे हैं तो मेक श्योर कि ये बुक आपके पास होनी चाहिए। इन केस आपके पास अगर ये बुक नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको क्या करना है, आपको अगर आप जैसे YouTube पे देख रहे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अगर ऐप में देख रहे हैं और आपके पास में बुक नहीं पहुंची तो मुझसे आप डिमांड कर लो, वहां से आपको मैं आपको PDF भेज दूंगा। आप पहले PDF लीजिए, इसका PDF लेकर इसका प्रिंट आउट लीजिए और प्रिंट आउट लेके फिर शुरू कीजिए। तो अगर आपको वैसे 50% समझ आ रहा है तो ये 100% समझ आएगा, वैसे 80% समझ आ रहा है तो ये 100% समझ आएगा, क्योंकि जब तक सामने कंटेंट या स्टडी मटेरियल नहीं होता है तब तक हम अपनी बातों को वैसे स्टार्ट नहीं कर सकते जैसा होना चाहिए, ठीक है। ये दो बातें हो गई। तीसरी बात, इसमें जो है थियरी है या प्रैक्टिकल है। नाउ द क्वेश्चन इज, ये थियरी है या प्रैक्टिकल है। ये बड़ा ही मतलब पेचीदा क्वेश्चन होता है कि ये चैप्टर हमारे लिए थियोरेटिकली पूछा गया है या ये चैप्टर हमारे लिए प्रैक्टिकली पूछा गया है। क्योंकि इसमें जो कैलकुलेटर चला के अपन प्रैक्टिकल पार्ट करते हैं, तो मान के चलो कि अगर 40 मार्क्स का ये है तो कैलकुलेटर तो आपको मुझे नहीं लगता कि 5 या 10 नंबर के लिए भी उठाना पड़ेगा। जो डेट्स वाले प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जैसे टाइम ऑफ सप्लाई वाला क्वेश्चन है, उसमें क्या होता है, डेट वाला क्वेश्चन होता है कि आपने इनवॉइस दिया आज, आपने सप्लाई करी आज, टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, तो आपको डेट बतानी होती है कि टाइम ऑफ सप्लाई जून रहेगा, जुलाई रहेगा। इसमें भी कैलकुलेटर की जरूरत नहीं होती है। एक क्वेश्चन आता है प्लेस ऑफ सप्लाई का, जैसे जीएसटी जो नेशन वाइड टैक्स है, कोई गुड्स से राजस्थान से रवाना हुआ और गुजरात गया, तो क्वेश्चन अराइज होता है कि इसमें राजस्थान सरकार टैक्स लेवे या गुजरात सरकार टैक्स कलेक्ट करे। क्योंकि जीएसटी की थीम क्या है, टैक्स कलेक्ट करने की जिम्मेदारी जो है, वैसे तो टैक्स कलेक्ट करने की जिम्मेदारी सेंटर की है, लेकिन उसमें से जो इसका डेस्टिनेशन स्टेज है, आई रिपीट माय वर्ड, जो इसका कौन सा स्टेट है, डेस्टिनेशन, वहां से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये मतलब अलग अलग तरह के टॉपिक है, एक जगह पे डेस्टिनेशन आता है, एक जगह पे जहां से गुड्स रवाना हो रहा होता है ना, ट्रांसपोर्ट में अलग है, वगैरह वगैरह अलग अलग जगह पे। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि टैक्स गुजरात को मिलेगा या राजस्थान को मिलेगा, है ना। राजस्थान से गुड्स रवाना हुआ है, कहाँ पहुंचा है, गुजरात, तो टैक्स कलेक्ट तो सेंटर ने कर लिया, लेकिन इसका जो पार्ट है वो राजस्थान के पास आएगा या गुजरात के पास आएगा, दिस इज मैटर ऑफ डिस्कशन। तो इस तरह की जो चीजें होती है वो प्रैक्टिकल मानो। तो मैं आपको बता देता हूं कि कैलकुलेटर वाला प्रैक्टिकल, तो अगर कैलकुलेटर वाला प्रैक्टिकल की बात करें तो मुश्किल से 5-10 नंबर के क्वेश्चन मैक्सिमम बता रहा हूं मैं, लेकिन बाकी सब क्वेश्चन कैसे होंगे, थियोरेटिकली, कॉन्सेप्चुअल, केस बेस्ड, है ना। जैसे आपको 3 अलग अलग डेट दे दी कि भैया सामान बेचा है इतनी 1 जुलाई को, इनवॉइस इशू किया है 20 जुलाई को, पेमेंट रिसीव हुआ है 15 जुलाई को, बताओ टाइम ऑफ सप्लाई क्या। अरे भैया टाइम ऑफ सप्लाई क्या, मुझे क्या पता, इसमें कैलकुलेटर की जरूरत है क्या, इसमें कैलकुलेटर की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ क्या बताना है, टाइम ऑफ सप्लाई विल बी दिस, बात खत्म। कहने का मतलब आपको इसमें प्रैक्टिकली कैलकुलेटर यूज करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हम कैसे पढ़ने वाले हैं, हम सीरीज वाइज पढ़ने वाले हैं। जिस सीरीज में हमने चैप्टर्स दिए हैं, हम सीधा 1, 2, 3 ऐसे करके ही सीरीज वाइज चैप्टर पढ़ने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपस में हम लिंक करते करते जाएंगे। लेकिन कुछ टॉपिक जैसे चैप्टर नंबर 2 या 3 में कुछ एक टॉपिक आएगा कॉम्पोजिशन स्कीम, वो पूरा कॉम्पोजिशन स्कीम हम चैप्टर 2 या 3 में नहीं ले पाएंगे। कुछ पार्ट हमें चैप्टर 2, 3 में पढ़ना पड़ेगा, कुछ पार्ट हमें चैप्टर 10 यानी कि रजिस्ट्रेशन में पढ़ना पड़ेगा, और कुछ पार्ट हमें चैप्टर 12 यानी कि रिटर्न में पढ़ना पड़ेगा। तो कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जिसके रिलेवेंस एक से ज्यादा जगह पर है, तो वो सारे टॉपिक जिसके रिलेवेंस एक से ज्यादा जगह पर है, उन टॉपिक्स को हम डिफरेंशिएटेड करते हुए तीनों जगह पे पढ़ेंगे, ताकि तुम्हें पता चले कि इसकी वास्तविक आत्मा क्या है। क्योंकि होता क्या है, इनकम टैक्स में कई बार बोलता हूं, जैसे इनकम टैक्स में बोलता था, इनकम टैक्स इज नॉट एन आइसोलेटेड स्टडी, इट इज अ कंबाइंड स्टडी। ठीक वैसे ही यहां पर भी एक आइसोलेटेड स्टडी नहीं है, कई सारे टॉपिक जो कई सारी जगह पर आएंगे, कुछ टॉपिक उसके इधर आ जाएंगे, इसके उधर आ जाएंगे, तो वैसे वाला रहेगा। जब पूरा जीएसटी कंप्लीट हो जाएगा, और साथ साथ भी मैं आपको कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है, मैं आपको कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस दूंगा।
आपको क्या करना है, जो मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको दिए हैं ना, जितने भी मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए हैं ना, उन नंबर ऑफ क्वेश्चन को रिवीजन के टाइम पे 2 बार पढ़ लो। मेरा पुराना ऐसा इतिहास रहा है और मेरा ऐसा मानना भी है कि वो जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आपने पढ़ लिए जो मैंने आपको दिए, तो पेपर उसके बाहर जाने की संभावना 0 के बराबर है। एक जैसे ये साथ साथ बुकलेट आपको मिल गई है जो नोट्स की है, जब मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा तो क्वेश्चन आंसर की बुकलेट भी आपको दे दूंगा। जो लोग ऐप पे देख रहे हैं या फिर जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको, वो मुझसे डिमांड कर लेंगे, उनको मैं दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। बट वो भी इक्वल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये पढ़ लिया तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, वो पढ़ लिया तो आपके राइटिंग प्रैक्टिस कहो या क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस हो वो हो जाएगी। बोलो यस सर कि नो सर? यहां तक कोई दिक्कत कि नो दिक्कत? नो दिक्कत। तो कैन वी स्टार्ट नाउ? आर यू रेडी फॉर दैट? ओके, तो आइए हम लोग अपने जीएसटी को शुरू करते हैं। अगर वैसे देखा जाए तो जीएसटी जो है वो कौन सा टैक्स है, डायरेक्ट कि इनडायरेक्ट? जीएसटी कौन सा टैक्स है, डायरेक्ट कि इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। तो सबसे पहली बात, इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है? ऐसा कोई भी टैक्स, एवरीवन लुक एट मी, ऐसा कोई भी टैक्स जिसमें टैक्स पे करने की जिम्मेदारी और टैक्स पे करने का बर्डन दोनों अलग अलग लोगों पर होता है, उसको क्या कहा जाता है? इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे सपोज कीजिए कि आप एक पिज्जा हट में पिज्जा खाने के लिए गए, पिज्जा हट गए पिज्जा खाने के लिए, आपने पिज्जा हट वाले को बोला भाई साहब एक पिज्जा देना, उसने पिज्जा दिया, आपको बिल मिला 525 रुपए का। आपने देखा पिज्जा के रेट तो 500 रुपए थे, ये 525 कैसे आए? तो बिल कुछ इस तरह का बन के आया, बिल कुछ इस तरह का बन के आया, पिज्जा 500, टोटल 500, सीजीएसटी 12.55% की रेट से, ठीक है 2.5% की रेट से, फिर एसजीएसटी 2.5% की रेट से 12.5, टोटल बिल 525। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर वैसे देखा जाए तो, ठीक है, अगर वैसे देखा जाए तो, एक मिनट, यस, वैसे देखा जाए तो बिल पिज्जा कितने का था? 500 रुपए का। तो पिज्जा के नाम पे आपने कितने रुपए दिए? 500। जीएसटी के नाम पे आपने कितने रुपए दिए? 25। मुझे बताओ इसमें से व्यापारी अपने जेब में क्या रखेगा? 500। 25 रुपए किसको दे देगा? गवर्नमेंट को। तो एक मिनट रुको, किसकी जेब से गए? कस्टमर की जेब से। किसको गए? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को देने कौन गया? कस्टमर देने गया या शॉपकीपर देने गया? तो ऐसा टैक्स जिसमें कस्टमर की जेब से निकल के शॉपकीपर की जिम्मेदारी बनती है कि गवर्नमेंट को पे करे। आई रिपीट, ऐसा टैक्स जिसमें किसकी जेब से? कस्टमर की जेब से निकल के किसकी जिम्मेदारी बनती है? शॉपकीपर की। किसको देवे? गवर्नमेंट को। तो बर्डन किसके ऊपर आया? बर्डन कस्टमर, अरे जिसकी जेब से गया उसको बर्डन आया ना, बर्डन किसके ऊपर आया? शॉपकीपर पे। ठीक है, एक मिनट फिर से, इसका इसका बर्डन, नहीं नहीं सॉरी, बर्डन किस पे आया बोलो ना यार? कस्टमर पे। किसकी जेब से गया? कस्टमर की। लेकिन पे करने की लाइबिलिटी किसकी हुई? लाइबिलिटी किसकी हुई? शॉपकीपर की। तो मुझे बताओ दोनों सेम है कि अलग अलग है? तो जब बर्डन और लाइबिलिटी दोनों डिफरेंट पर्सन के, उसको इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। दैट इज व्हाई जीएसटी इज indirect tax. That is why GST is indirect tax. The tax in which, the tax, indirect tax is the tax in which, अगर आपने नहीं लिखा हुआ है कभी पहले तो लिख लीजिए, the indirect tax is the tax in which burden to pay and burden to pay and liability to pay, burden to pay and liability to pay is of different persons, different person is treated as indirect tax. सेकंड पॉइंट लिखें, it is levied, it is levied, L-E-V-I-E-D, it is levied, it is levied, it is levied indirectly, indirectly on customer, indirectly on customer. It is levied indirectly
ऑन द कस्टमर ऑन द कस्टमर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो एक बात बताओ, डायरेक्ट टैक्स तो कौन सा हो गया जो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे होता है, हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं अभी, इनडायरेक्ट टैक्स की। तो इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है जिसमें लिया किससे, कस्टमर से, मतलब इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के पास गया। डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास कैसे आता है, इनकम टैक्स हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, लेकिन जीएसटी हम कस्टमर से लेके फिर गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं। तो जीएसटी कैसे जा रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इनकम टैक्स कैसे जा रहा है, डायरेक्टली। ऐसा टैक्स जो डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जा रहा है उसको कौन सा टैक्स बोलेंगे, डायरेक्ट टैक्स। जो इनडायरेक्टली जा रहा है उसको कौन सा बोलेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जिसमें बर्डन किसी और पे, लायबिलिटी किसी और पे। इनडायरेक्ट टैक्स यूजुअली गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। इनडायरेक्ट टैक्स यूजुअली किस पे लगता है, गुड्स एंड सर्विस पे। डायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है, इनकम और बिजनेस पे, प्रोफेशन पे, इन सब पे। ये सर और नो सर, ओके। देखो अब मेरी बात सुनो, अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो फटाफट से एक हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, फटाफट से एक हिस्ट्री पढ़ लेते हैं टिक लगाते हुए, है ना, टिक लगाते हुए हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। सबसे पहले 53-54 में, सबसे पहले 53-54 में एक कमीशन बनाया गया जिसका नाम था टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन। टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन ने पहली बार सेल टैक्स के बारे में बात करी और उन्होंने बोला कि सेल जो है वो रेवेन्यू ऑफ स्टेट होना चाहिए, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट को दे दो सेल टैक्स, और सेल टैक्स लगना चाहिए, ऐसा करके 53-54 में बोला। फिर 56 में उन्होंने बोला कि जो एक अमेंडमेंट आया कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका नाम था 6th अमेंडमेंट एक्ट, और उन्होंने बोला द पावर टू लेवी टैक्स ऑन सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स ऑन इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स वाज असाइन्ड टू यूनियन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद में इन्होंने 1970 में एक और बदलाव लाए, है ना। ये क्या थ्योरेटिकल टॉपिक है, सीधी सीधी लाइन है, आप लोग फटाफट से देख लीजिएगा, ठीक है। तो 1970 में फिर क्या हुआ, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो है वो वैसे लग रही थी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑलरेडी लग रही थी, ठीक है, पर उसके बाद में इन्होंने बोला कि स्पेसिफिक ड्यूटी ऑन वैल्यू कॉल्ड एड वैलोरम ड्यूटी, इस तरह की एक नई ड्यूटी 1970 में इन्होंने एक्साइज में ऐड करी, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने बोला 1976 में एक नया कमिटी बनाई गई जिसका नाम था इनडायरेक्ट टैक्सेशन इंक्वायरी कमिटी। फिर से एक बार, कब बनाई गई थी, 1976 में। कौन सी कमेटी बनाई गई थी, इनडायरेक्ट टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी, जो किसकी किसके किसके रिकमेंडेशन भी थी, एल के झा के, किसके रिकमेंडेशन भी थी, एल के झा के। और उन्होंने बोला कि जो कन्वर्टिंग स्पेसिफिक रेट इनटू एड वैलोरम रेट, रेट कंसोलिडेशन, इनपुट टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स, दैट इज मैन्युवेट, दैट इज मैन्युवेट। मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे वैल्यू एडेड टैक्स, मैन्युफैक्चरिंग का ले लिया मैन, और वैल्यू एडेड टैक्स ले लिया वैल्यू वीएटी ले लिया वैल्यू एडेड टैक्स का, तो क्या नाम हुआ इसका, मैन वैट। आई रिपीट माय वर्ड, क्या नाम था इसका, मैन वैट, ठीक है। और उसके बाद में 1986 में, ये सब चीजें क्या है, इसके अंदर क्या था, हम लोग नहीं जा रहे हैं, हम ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री हो गया ये, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, आएगा क्वेश्चन तो क्या आएगा, हिस्ट्री ऑफ जीएसटी आ सकता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने बोला, उसके बाद में इन्होंने बोला कि झा कमेटी ऑन मूविंग ऑन value added tax in manufacturing was partially implemented. This was called modified value added tax, that is MODVAT। 1976 में उन्होंने एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करी थी, 1976 में उन्होंने एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करी थी जिसने कुछ कुछ चीजें रिकमेंड करी, और नाम क्या रखा, मैनवेट। क्या नाम रखा, फिर आ गए 1986 में, 1986 में उसको हमने कन्वर्ट करके किस नाम से बुला लिया, मॉडवेट। किस नाम से बुला लिया, मॉडवेट। ये एक्चुअली एप्लीकेबल हो गया था। इसके बाद 1991 में एक नई वेव आई जिसका नाम था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब मेरी बात सुनो, देश बढ़ रहा है, देश बढ़ रहा है, जब देश बढ़ रहा है तो चीजें भी बदलेगी, यस सर कि नो सर, यस सर। जब देश बदल रहा है तो चीजें भी बदलेगी, तो एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई, लिबरलाइजेशन के तहत लाइसेंस राज खत्म हो गया, अगर आपको कोई फैक्ट्री स्टार्ट करनी है कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। प्राइवेटाइजेशन के तहत गवर्नमेंट ने अपनी बातें छोड़ दी, अब गवर्नमेंट के पास जो है धंधा नहीं है। और ग्लोबलाइजेशन के तहत जो है, ग्लोबलाइजेशन के तहत आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह फ्री कर दिया, और साथ ही साथ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वगैरह चीजें फ्री कर दी। तो इन्होंने कहा कि 1991 में जो नई पॉलिसी आई थी उस पॉलिसी का नाम क्या था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी।
अब उसके साथ साथ कुछ टैक्स रिफॉर्म्स भी आए, तो उसके लिए एक नई कमेटी बनाई जिसका नाम था टैक्स रिफॉर्म कमेटी, जिसके चेयरमैन थे प्रोफेसर राजा जे छलिया। आई रिपीट माय वर्ड्स, उसके प्रोफेसर का नाम क्या था, चेयरमैन का नाम क्या था, राजा जे छलिया। ये जो क्वेश्चन हुआ करता था व्हेन जीएसटी वाज एमसीक्यू, ये वाले सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हुआ करते थे कि कौन से व्यक्ति की कमिटी बनी, तो नाम था राजा जे छलिया नाम के पर्सन के चेयरमैनशिप में कमिटी बनी। यस और नो, बोल हाँ ना। हाँ, उसके बाद 2001 में तीन अलग अलग रेट मर्ज हो गई और जिसका नाम रखा गया सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। अब ये क्या था 2001 में, क्या इससे पहले क्या होता था, एक अलग टॉपिक चल रहा था सेल टैक्स, यहाँ पे आते आते हम सेल टैक्स से कन्वर्ट हो गए किसमें, वैट में। पहले ऑलरेडी क्या चल रहा था, सेल टैक्स। इसके अलावा कुछ रेट्स को अलग करके मर्ज करके एक नई बना दी जिसका नाम क्या रखा इन्होंने, सैनवेट। आई रिपीट माय वर्ड्स, क्या नाम रखा इन्होंने, सैनवेट। एक और था जो क्या था, मॉडवेट। एक और था जो क्या था, मॉड। ये सब चीजें अलग अलग तरह के टैक्स स्ट्रक्चर हुआ करते थे। मॉडवेट तो मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स था, वैट तो वैल्यू एडेड टैक्स था, बट सेल टैक्स जब पूरी तरह से कन्वर्ट हो गया उसका नया नाम क्या हो गया था, वैट। तो मुझे बताओ सेल टैक्स किस पे लग रहा है, सेल ऑफ गुड्स पे। अरे क्या करो, किस पे लग रहा है, सेल ऑफ गुड्स पे। अभी तक इनडायरेक्ट टैक्स में इतने ही टैक्सेस हुआ करते थे। ऐसे में हम लोग आ गए 1994 में। जब हम 1994 में आए तो कुछ सर्विस टैक्स नाम का एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ जो यूजुअली 3 अलग अलग सर्विसेज पे लगना शुरू हो गया। इसके बारे में चर्चा आगे होगी, इसके बारे में आगे चर्चा होगी। तो इस तरह से जो है वो हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स के स्फेयर में 1994 तक आते आते 3 तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे ऊपर थे। सबसे मेजर है ना, सबसे पहला था एक्साइज ड्यूटी। सबसे पहला क्या था, एक्साइज ड्यूटी किस पे लग रहा था, मैन्युफैक्चरिंग पे। किस पे लग रहा था, मैन्युफैक्चरिंग। एक्साइज ड्यूटी के बाद क्या था, सेल टैक्स। वो किस पे लग रहा था, सेल्स पे। एक्साइज ड्यूटी तो लग रहा था मैन्युफैक्चरिंग पे, सेल टैक्स लग रहा था सेल्स पे जिसका नाम क्या बदल के हो गया, वैट। और सर्विसेज पे टैक्स लगना शुरू हुआ जिसका नाम था सर्विस टैक्स। इन सब की हिस्ट्री को हम लोग डिफरेंशिएटली अलग से डिस्कस करेंगे और इस तरह से धीरे धीरे आते आते ये पूरा ये जो पूरा हिसाब है जिसमें से विशेष रूप से 2005 सबसे इंपॉर्टेंट ईयर है क्योंकि 2005 में पूरी तरह से क्या आ गया, वैट आ गया। हरियाणा पहला स्टेट था, हरियाणा एक पहला स्टेट था जिसने सबसे पहले अपने यहाँ पे वैट लगाया था, समझ रहे हो। और 2005 में पूरी तरह से वैट इंप्लीमेंट हो गया था स्टेट में। उत्तर प्रदेश लास्ट स्टेट था जिसने वैट को फाइनली एक्सेप्ट किया था। लग तो गया था 2005 में उधर भी, बट यूपी में फाइनली वैट आते आते 2008 हो गया था, राइट। तो कुल मिला के इस तरह से हमारा पूरा वैट की जर्नी चली। पता है क्या, एक और टैक्स हुआ करता था वो मैं डिस्कशन करना भूल गया अभी आपसे। जैसे सपोज करो कि मैं राजस्थान में हूं अभी, ठीक है, और राजस्थान में ही सामान परचेज और सेल कर रहा हूं, गुड्स सेल और परचेज कर रहा हूं। मैं हूं कहां पे अभी, गुड्स बेच भी कहां रहा हूं, परचेज भी कहां कर रहा हूं, राजस्थान में। तो जब कभी राजस्थान का राजस्थान में सेल और परचेज कर रहूंगा मैं, तो जो टैक्स लगेगा उसका नाम होगा वैल्यू एडेड टैक्स। क्या नाम होगा उसका, लेकिन सुनो मेरी बात, अगर आप राजस्थान से गुजरात, जिसको हम लोग इंटर स्टेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, अगर सेल और परचेज करूंगा तो इसका नाम था CST, C फॉर सेंट्रल, S फॉर सेल, T फॉर टैक्स, CST। ये कब लगता था, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स बेचने या खरीदने पर जो टैक्स लगता था उसका क्या नाम था, CST। तो देखो अभी कौन कौन से टैक्स हो गए। पहला टैक्स कौन सा हो गया, वैट। पहला टैक्स कौन सा हो गया, वैट। वैट किस पे लग रहा है, सेल ऑफ गुड्स पे। दूसरा टैक्स कौन सा हो गया, एक्साइज ड्यूटी। ये किस पे लग रहा है, किस पे लग रहा है, मैन्युफैक्चरिंग। वैट और एक्साइज हो गया। तीसरा टैक्स कौन सा हो गया, सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स किस पे लग रहा है, सर्विस ऑफ गुड्स पे। चौथा टैक्स कौन सा हो गया, CST।
ये किस पे लग रहा है, इंटरस्टेट इंटरस्टेट सेल एंड इंटरस्टेट सेल एंड परचेज पे। बोलो यस सर कि नो सर, कुछ समझ आया कि नहीं आया, नहीं आया ना, आ गया, ठीक है। तो अब मुझे बताओ ये सब है या खत्म हो गए, ये सब खत्म हो गए, कौन सा नया नया टैक्स स्ट्रक्चर आ गया, जीएसटी। बोलो यस सर कि नो सर, ओके। अभी वही बात अभी अपन लोग डिस्कशन कर रहे थे, जीएसटी से पहले क्या था, जीएसटी से पहले था क्या, सेंट्रल एक्साइज, उसके अलावा क्या था, सेंट्रल सेल्स टैक्स, उसके अलावा क्या था, उसके अलावा क्या था, अच्छा, क्योंकि और एक और था कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी आज भी है। कस्टम ड्यूटी चलाने के लिए कौन सा एक्ट हुआ करता था, कस्टम एक्ट। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाने के लिए कौन सा एक्ट हुआ करता था, सेंट्रल एक्साइज एक्ट। सेंट्रल सेल्स टैक्स के लिए कौन सा था, सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट 1956। सर्विस टैक्स हमेशा फाइनेंस एक्ट 1994 के लिए था, और वैट जो है वो लगता था स्टेट वैट एक्ट के तहत, ठीक है। अब इसमें क्या है, अलग अलग टैक्सेबल इवेंट होते थे। जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि वैट कब लगेगा, वैट कब लगेगा, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गुड सेल कर रहा हो तब क्या लगेगा, वैट। तो वैट का टैक्सेबल इवेंट हुआ गुड सेल करना। एक्साइज ड्यूटी कब लगेगी, तो एक्साइज ड्यूटी का टैक्सेबल इवेंट हो गया मैन्युफैक्चरिंग करना। सर्विस टैक्स कब लगेगा, जब आप सर्विसेज दे रहे हो, तो सर्विस टैक्स जो है वो टैक्सेबल इवेंट किसका हो गया, सर्विसेज का। फिर तो इस तरह से हर एक के अलग अलग टैक्सेबल इवेंट हुआ करते थे। तो अगर आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हो तो जो टैक्स लगेगा उसका नाम क्या था, कस्टम। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, आई रिपीट माय वर्ड्स, अगर आप क्या करते हो, मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो आपको कौन सा टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप इंटर स्टेट सेल करते हो तो आपको कौन सा टैक्स देना पड़ेगा, सीएसटी। अगर आप टैक्सेबल सर्विसेज दे रहे हो तो आपको कौन सा टैक्स देना है, सर्विस टैक्स। अगर आप विद इन द स्टेट सामान बेच रहे हो तो आपको कौन सा टैक्स देना है। तो दीज आर टैक्सेबल इवेंट, इन सबको क्या नाम बोला हमने, टैक्सेबल इवेंट, ए से लेकर ई में। अच्छा, अब जो है बात करें कि कौन सा टैक्स कौन सा स्टेट लेता था, हम क्या पढ़ रहे हैं, प्री टैक्स रेजिम पढ़ रहे हैं, जीएसटी से पहले क्या था हम वो पढ़ रहे हैं। तो मैं आपसे पूछूं कि पहले, मैं आपसे पूछूं कि पहले टैक्स कौन कलेक्ट करता था। ये दो अलग अलग अथॉरिटी होती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। मैं टैक्स ले रहा हूं और टैक्स के सामने बता रहा हूं कि कौन जो है वो कलेक्ट करता था, ठीक है। कस्टम ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट, कस्टम ड्यूटी कौन कलेक्ट करता था, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल एक्साइज सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल सेल्स टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट, और कुछ पार्ट उसका स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता था। वैट कौन कलेक्ट करता था, स्टेट गवर्नमेंट। अगर सीएसटी भी वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही कलेक्ट कर, नाम भले इसका होता पर कलेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती थी। सेंट्रल एक्साइज सेंट्रल गवर्नमेंट, सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट, और वैट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि देखो कुछ चीजें कौन कलेक्ट कर रहा है, सेंटर, और कुछ चीजें कौन कलेक्ट कर रहा है, स्टेट। यहां तक कोई दिक्कत कि नो दिक्कत, प्री टैक्स रेजिम समझ में आया। आपके सामने बुक है, सबकी आवाज आनी चाहिए। कौन कौन से टैक्स हुआ करते थे, बोलो। फर्स्ट, यस फर्स्ट वैट, फिर क्या बोला, सर्विस टैक्स, फिर क्या बोला, एक्साइज ड्यूटी, फिर क्या बोला, सेंट्रल सेल्स टैक्स, फिर क्या बोला, कस्टम ड्यूटी। मुझे बताओ, कस्टम ड्यूटी के लिए अलग एक्ट था, यानी कि सबके लिए अलग अलग एक्ट था, सबका टैक्सेबल इवेंट अलग अलग था, और सब कुछ कलेक्ट करने के लोग भी अलग अलग थे, ठीक है। तो पहले जो है जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ये देखो सामने। दो तरह के टैक्स होते थे, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, आज भी होते हैं। डायरेक्ट टैक्स में दो तरह होते थे, इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स अब हट चुका है, अब सिर्फ कौन सा बचा है, इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में दो तरह के थे, सेंटर वाले और स्टेट वाले। एक्साइज किसका था, बाहर निकल जाओ, एक्साइज किसका था, सेंटर का। सर्विस टैक्स किसका था, सेंटर का। कस्टम किसका था, सेंटर का, ठीक है। स्टेट का कौन कौन था, वैट और लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, लॉटरी टैक्स एटसेट्रा। बोलो यस सर कि नो सर। कुछ तो रही होगी मजबूरियां उनकी भी, है ना। यूं चाह कर कौन बेवफा निकलता है, सही क्या गलत है, तो तनीष वाले सर मुझे तो नहीं पता इन सब बातों के बारे में, क्या है ना। फिर से बोलता हूं, कुछ तो रही होगी मजबूरियां उनकी भी, यूं चाह कर कौन बेवफाई करता है ना। तो ऐसा कुछ तो कमियां रही होगी तभी बदलना पड़ा, नहीं तो हम क्यों पुराने टैक्स स्ट्रक्चर से ब्रेकअप करते और नए टैक्स स्ट्रक्चर से पैचअप करते। कुछ तो कमियां रही होगी। तो मैं आपसे देखने में क्या लग रहा है, वन नेशन वन टैक्स है जीएसटी, राइट। पहले इतने सारे टैक्स थे, तो पहली कमी क्या हो गई,
मल्टीपल टैक्स। पहली कमी क्या हो गई? मल्टीपल टैक्स। अब जब मल्टीपल टैक्स है तो मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट भी है। मुझे बताओ कस्टम कब लगता था? इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, राइट है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कस्टम कब लगता था? सेकंड नंबर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर्विस टैक्स कब लगता था? सर्विसेज बेचने पर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं वैट कब लगता था? गुड्स सेल करने पर। वैट कब लगता था? गुड्स सेल करने पर। एक्साइज ड्यूटी कब लगती थी? मैं तो हर एक की अलग अलग हो गई ना, हर एक का टैक्सेबल इवेंट हो गया, तो इसीलिए इन्होंने क्या बोला? मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट। एक होता है कास्केडिंग इफेक्ट, रुको इसके बारे में अलग से डिस्कशन करेंगे। एक होता है नो यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी नहीं थी टैक्स स्ट्रक्चर में। अभी एक व्यक्ति धंधा कर रहा है, सोच के देखो एक बार, है ना, उसने अपनी फैक्ट्री में हैंडीक्राफ्ट का सामान तैयार किया किया और उसने उसको जैसे ही तैयार किया, तैयार करके वो रिमूव कर रहा है, तो वही व्यक्ति सबसे पहले एक्साइज ड्यूटी ले रहा है। एक्साइज ड्यूटी लेने के बाद जब वो हैंडीक्राफ्ट का सामान बिक रहा है तो सेल हो रहा है, बिकेगा तो सही ना, सेल हो रहा है, तो सेल होते ही वो क्या कलेक्ट कर रहा है? वैट। अगर मान लीजिए कोई ऐसा प्रोडक्ट है जैसे रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट को लेके बड़ा झगड़ा था। मैं कई बार ये वाली स्टोरी भी सुनाता हूं कि वंस अपॉन अ टाइम आई वेंट इन अ रेस्टोरेंट विद हर, है ना। तो जब मैं गया तो ये प्री जीएसटी की बात है, हम दोनों साथ थे, है ना। मेरे जेब में 1000 रुपए थे। कितने रुपए थे मेरी जेब में? 1000। मैंने कहा कि बताओ क्या खाओगे? तो उसने बोला कि ऐसा करो कि एक तो चाउमीन ऑर्डर कर लो। मैंने कहा ओके। एक पिज्जा ऑर्डर कर लो। मैंने कहा ओके। बोले कि अगर आपको ठीक लगे तो ठीक, नहीं तो मेरे लिए एक शेक ऑर्डर कर लो। मैंने कहा मेरे को ठीक लगे ना लगे, जेब में 1000 रुपये ही है। ऐसे बोला नहीं, ऐसे बेइज्जती नहीं करवाई खुद की, है ना। और तीनों चीजें ऑर्डर कर ली। एक चाउमीन ऑर्डर किया, लगभग 300 का था। एक पिज्जा ऑर्डर किया, लगभग 400 का था। एक शेक ऑर्डर किया, लगभग 300 का था। टोटल कितने हो गए? 1000। मेरे जेब में भी कितने रुपए? जैसे बिल आया उसके ऊपर लिखा हुआ था सबसे पहले वैट। क्या लिखा हुआ था? वैट। और वैट जो था वो था 14%। तो 140 रुपए वैट के। 140 कितने किसके हो गए? वैट के। और दूसरा लिखा होता सर्विस टैक्स, और उस वक्त सर्विस टैक्स भी 14% था। 140 रुपए किसके? सर्विस टैक्स के। टोटल बिल बन के आया 1280। जैसे बिल आया मेरा दिमाग खराब, है ना। और बिल बीच में रखा हुआ था, ऐसे मैंने खोल के देख लिया। फिर मैंने कहा एक स्टाइल लगाता है ना, मैंने कहा देखो आज तो है ना बिल मैं ही पे करूंगा। मैंने क्या बोला? आज तो बिल मैं ही पे करूंगा। जैसे ही मैंने बोला उसका स्वाभिमान डिगमगा गया, और जैसे उसका स्वाभिमान डिगमगाया वो बोले कि नहीं बिल तो मैं पे करूंगी। मैंने कहा देखो प्लीज ऐसा मुझे फोर्स मत करो। और चलो तुम, उसने तो एक बार ही बोला, मैंने ज्यादा बातें ज्यादा करी नहीं। मैंने बोला चलो ठीक है तुम्हारा भी मन है, मैं तुम्हारा मन की बात रखता हूँ, हम आज के बिल को 50-50 कर लेते हैं। अगली बार जब भी आएंगे तो बिल मैं पे करूंगा, ठीक है? प्रॉमिस, प्रॉमिस करो अगली बार मुझे पे करने दोगी? उसने बोला डन। बिल कितना आया था? मेरे जेब में कितने रुपए थे? 1000 रुपए। मैंने कहा निकाल चल फटाफट से, है ना। 640 रुपए दिए उसने, 640 रुपए दिए मैंने, मेरे जेब में भी 360 रुपए बच गए, और उसके 640 भी निकलवा लिए, और इस तरह से 1280 का पेमेंट हो गया। बट जिस वक्त बिल हमारे हाथ में था तो हमारा डिस्कशन था कि क्या सरकार है ये, क्या सरकार है ये वैट भी ले रही है और सर्विस टैक्स भी ले रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं वैट किस पे लगता था? गुड्स सेल करने पे। तो हमने गुड्स परचेज किया है क्या? हाँ, रेस्टोरेंट में गुड्स ही तो लिया है। दाल जो चाउमीन है वो गुड्स ही तो है। चाउमीन को छू सकते हैं क्या? टच कर सकते हैं तो गुड्स हो गया ना। पिज्जा को छू सकते हैं तो पिज्जा भी गुड्स हो गया। शेक को भी छू सकते हैं, शेक भी क्या हो गया? सर्विसेज तो नहीं है। अगर हमने गुड्स लिया है तो वैट लगा लो, तो सर्विस टैक्स क्यों लगाया फिर? तो बोले कि वैसे वो सर्विसेज भी तो दे रहे हैं, तो अगर सर्विसेज दे रहे हैं तो फिर वैट क्यों लगाया भाई? तो उन्होंने बोला वैट भी तो दे रहे हैं। मेरा दिमाग खराब, मैं एकदम परेशान। मैंने कहा कैसी सरकार है यार। और ये डिस्कशन चलता गया कि तो फिर रेस्टोरेंट वाले के पास गए। मैंने कहा आप दोनों टैक्स कैसे लगा सकते हो? तो रेस्टोरेंट वाले ने कहा कि भैया देखो ऐसा है कि हमने सबसे पहले वैट लगाना शुरू किया क्योंकि हमें लगा हम गुड्स बेच रहे हैं। तो थोड़े टाइम बाद में हमारी सेल जैसे बढ़ी तो आ गए सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट वाले। बोले कि आप सर्विस टैक्स क्यों नहीं ले रहे हो? क्योंकि आप तो सर्विस, रेस्टोरेंट इज अ काइंड ऑफ सर्विस नॉट अ गुड्स, इसलिए आप सर्विस टैक्स लो। तो हमने वैट वालों को फोन किया, मैंने कहा सर्विस टैक्स वाला है हम क्या करें? तो डिपार्टमेंट ने हमें कहा ये इनडायरेक्ट टैक्स है, इसका भार किसके ऊपर जाता है?
इसका इसका बर्डन किसके ऊपर जाता है? कस्टमर के ऊपर। आप तो अपने बिल में दोनों ही ले लो, कस्टमर अपने आप पे करेगा। उसने बोला ओके डन, उसको समझ आ गया कि टू बी हैप्पी इन इनडायरेक्ट टैक्स, कलेक्ट फ्रॉम कस्टमर, collect from customer and pay to the government and sleep in silent mode। क्योंकि अगर तुमने कस्टमर से कलेक्ट करना है तो कस्टमर की जेब से लग रहा है, तुम्हारी जेब से नहीं लग रहा, तो कस्टमर से ले लो, कस्टमर से लेने के बाद गवर्नमेंट को पे कर दो, तुम्हारी जेब से तो कुछ जा नहीं रहा है। और इसीलिए ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था इनडायरेक्ट टैक्स का कि जीएसटी से पहले का, कि एक ही चीज पे एक ही व्यक्ति तीन तीन टैक्स लग रहे हैं। पहला एक्साइज ड्यूटी पे होके आया है क्योंकि प्रोडक्शन तो चीजों की हो गई थी पहले ही, जो सामान बना है उसमें। दूसरा वैट भी लग रहा है, तीसरा सर्विस टैक्स भी लग रहा है। बोलो यस सर कि नो सर? यस सर। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी तीनों की। अब हम अगली बार गए, अगली बार जब हम गए तो 2017 के बाद की बात है, हमारे भी रिश्ते और ज्यादा अच्छे हो गए थे। हमने फिर से ऑर्डर किया 300 का चाउमीन, पिज्जा 400 का और शेक 300 का। इस तरह से हमने फिर से ऑर्डर किया। और जब हम इस बार गए तो वैट और सर्विस टैक्स दोनों हट चुके थे, इसकी वजह क्या आ गया था? जीएसटी। और मजे की बात, जीएसटी की रेट क्या थी? 5%। हमें कितने रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े? इस बार भी मैं 1500 रुपए साथ में लेके गया था, इसलिए मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ी कि हम दोनों। और पिछली बार मैंने उससे वादा किया था कि अगली बार वाली ट्रीट मेरी है। तो मुझे बताओ, यहाँ पे मेरे 1280 लग रहे थे, यहाँ पे मेरे 1050 लग रहे हैं। आज भी मैंने पैसे बचाए हैं, है ना। 230 रुपीज का टैक्स मुझे तब भी कम देना पड़ा। तो मुझे बताओ, फॉर अ कस्टमर जीएसटी अच्छा या पुराना वाला टैक्स स्ट्रक्चर अच्छा? दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, जीएसटी इज फार फार बेटर देन ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर। सर, हमने कभी ऐसी सरकारें नहीं देखी जो अपना नुकसान करे। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि पहले सरकार को 280 रुपए मिल रहे थे। आई रिपीट माय वर्ड्स, पहले सरकार को कितने मिल रहे थे, अभी सरकार को कितने मिल रहे हैं? सरकार का नुकसान कितना? तो सरकार अपना नुकसान क्यों उठा रही है? फर्क सिर्फ इतना सा है, पहले टैक्स की चोरियां ज्यादा होती थी क्योंकि फिजिकल सिस्टम ज्यादा था, लेकिन अब टैक्स की चोरियां पूरी तरह से बंद हो गई है। और जब से टैक्स की चोरियां बंद हो गई ना, तब से मजे ही मजे, हर व्यक्ति टैक्स पे कर रहा है और हंसते हुए पे कर रहा है। सर, टैक्स की चोरी कैसे बंद होगी वो भी बताओ। वंस अपॉन अ टाइम, गोल बिल्डिंग सर्किल है, गोल बिल्डिंग सर्किल पे मैं एक बार सैनिटरी का एक आइटम लेने के लिए गया, वो नल है ना, घर पे लगाने वाला नल और शॉवर। तो मैं नल और शॉवर लेने के लिए गया, तो मैंने बोला कितने का, तो उसने अलग अलग एलिमेंट बताए, अलग अलग तरह के आर्टिकल बताए। तो उस एक नल और शॉवर जो अलग अलग थे, लगभग सेम जैसे दिखने वाले, वो लगभग 1500 रुपए का सेट था। कितने का सेट था? 1500 का। मैंने कहा दे दो, ये प्री जीएसटी की बात है। तो मैंने कहा दे दो। तो बोले बिल बनाऊं कि ना बनाऊं? अरे मैंने कहा क्या फालतू बात कर रहे हो? तो बोले बिल बनाओगे तो वैट अलग से पे करना पड़ेगा। आई रिपीट माय वर्ड्स, क्या बोला मैंने? बिल बनाओगे तो वैट अलग से पे करना पड़ेगा, बिल नहीं बनाओगे तो ऐसे 1500 में ले जाओ। तो मैंने कहा वैट कितना है? तो बोले 14%। तो मैंने कहा लगभग कितने रुपए? बोले 210 रुपए। मेरा दिमाग खराब, मैं 210 रुपए एक्स्ट्रा देके बिल लूं क्यों? मेरे को क्यों पे थोड़ी मिलने वाला है जो। मैंने कहा नहीं, मुझे बिल की जरूरत, आप तो ऐसे ही दे दो। वारंटी गारंटी वैसे भी होती नहीं इन चीजों में। हमने पैसे पकड़ाए, बिल था ही नहीं, हमने सामान लिया और हम अपने घर आ गए। मन में सोचा सरकार का मैंने कितना चूना लगाया आज। तो मैंने चूना लगाया या दुकानदार ने चूना लगाया, या दोनों ने मिलके चूना लगाया? दोनों ने मिलके चूना लगाया। पहले ऐसा क्यों होता था? क्योंकि वैट जो फिजिकल होता था, तो ना तो पहले वैट भर के सामान लेते, क्योंकि वो जो रिटेलर था, होलसेलर भी उसको सेम क्वेश्चन पूछता था, विद इनवॉइस चाहिए कि विदाउट विदाउट इनवॉइस चाहिए। होलसेलर मैन्युफैक्चरर को पूछता था विद इनवॉइस चाहिए या विदाउट। तो पूरी चेन में ही टैक्स की चोरी हो रही है, पूरी चेन ही चोर है। सबसे बड़ा चोर कौन? मैन्युफैक्चरर। दूसरा बड़ा चोर कौन? होलसेलर। तीसरा बड़ा चोर कौन? रिटेलर। कस्टमर तो शुरू से ही चोर है। तो ये चोरियां बचाने के लिए जीएसटी आया है, राइट। तो अगर आप इधर देखेंगे, अगर आप इधर देखेंगे तो आगे जाके आपको पता भी चलेगा कि टैक्स इवेजन जो है वो भी ओल्ड सिस्टम का सबसे बड़ा जो है वो प्रॉब्लम थी। यहाँ पे आप एक वर्ड अगर नहीं लिखा हुआ है तो लिख दो, टैक्स इवेजन वाज मोर, टैक्स इवेजन वाज मोर इन नंबर। ठीक है, बोलो हाँ है ना? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
है जी, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, फिर क्लासिफिकेशन का भी इश्यू होता था, क्या है बाद में डिस्कशन करेंगे। डिफरेंट डिपार्टमेंट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस। मुझे बताओ एक्साइज को कौन सा डिपार्टमेंट गवर्न कर रहा है? एक्साइज डिपार्टमेंट। एक्साइज डिपार्टमेंट में एक और सेल बनाई हुई है सर्विस टैक्स की, जो किसको गवर्न कर रहा है? सर्विस टैक्स को। वैट को कौन डील कर रहा है? हेलो, वैट को कौन डील कर रहा है? सेल टैक्स डिपार्टमेंट। सीएसटी के लिए अलग से डिपार्टमेंट है। तो मुझे बताओ जितने ज्यादा डिपार्टमेंट है, सरकार को सैलरी भी ज्यादा देनी पड़ेगी, सरकार को सिस्टम भी ज्यादा रखने पड़ेंगे, सरकार को ऑफिसेस भी ज्यादा बनानी पड़ेगी, सरकार को हर चीज ज्यादा करनी है। क्योंकि हर चीज ज्यादा करनी पड़ रही है, सरकार परेशान। क्योंकि सब कुछ सब तरह के टैक्सेस के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट। अब मेरी बात सुनो, अब डिपार्टमेंट का नाम क्या हो गया? जीएसटी डिपार्टमेंट। मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो भी क्या लग रहा है? जीएसटी। सेल ऑफ गुड्स है तो भी क्या लग रहा है? जीएसटी। सेल ऑफ सर्विस है तो भी क्या लग रहा है? जीएसटी। एक्साइज डिपार्टमेंट है या खत्म? एक्साइज डिपार्टमेंट का सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट है या खत्म? सेल टैक्स डिपार्टमेंट जो कि वैट डिपार्टमेंट का है या खत्म? अब हुआ क्या, इन सबके ऊपर नाम पोत दिए और नाम रख दिया जीएसटी डिपार्टमेंट। सेल टैक्स पे भी जीएसटी, एक्साइज डिपार्टमेंट पे जीएसटी और सब डिपार्टमेंट पे क्या हो गया? जीएसटी डिपार्टमेंट। यस सर कि नो सर? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा मुझे बताओ, जब एक टैक्स है तो कम कंप्लाइंस है, ज्यादा टैक्स है तो कम कंप्लाइंस? अब एक ही कंप्लाइंस करनी है, सिर्फ और सिर्फ किसकी? पहले किसकी कंप्लाइंस करनी होती? पहली कंप्लाइंस किसकी होती थी? एक्साइज की। दूसरी कंप्लाइंस किसकी होती थी? कस्टम की। तीसरी कंप्लाइंस किसकी होती थी? सर्विस टैक्स की। चौथी कंप्लाइंस किसकी होती थी? वैट की। अब इन सारी कंप्लाइंसेस को करने की जरूरत नहीं है, सिंगल कंप्लाइंस है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो पुराना टैक्स स्ट्रक्चर उसमें बहुत सारी कमियां थी? बोलो हाँ या ना? तो हमारा टॉपिक क्या था? लिमिटेशन इन, बाहर निकल जाओ सब। हमारा टॉपिक क्या था? लिमिटेशन इन ओल्ड सिस्टम। यस सर कि नो सर? यस सर। अभी क्या है, इसके अलावा ये बता रहा है कि स्टेट वैट की प्रॉब्लम क्या थी, इंटर स्टेट की प्रॉब्लम क्या थी, स्टेट वैट और सीएसटी की प्रॉब्लम क्या थी, वैट डीलर की प्रॉब्लम क्या थी, और गवर्नमेंट की प्रॉब्लम क्या थी। मैंने एक टॉपिक आपको स्किप करवाया जिसका नाम था कास्केडिंग इफेक्ट। क्या नाम था इसका? कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है टैक्स के ऊपर टैक्स लगना। कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है? टैक्स जो लग रहा है ना, उसके ऊपर क्या लगाना? टैक्स। तो टैक्स के ऊपर टैक्स लगाने को कास्केडिंग इफेक्ट कहा जाता था। अब है या खत्म हो गया? अब कास्केडिंग इफेक्ट है या खत्म हो गया? पहले सोचो कि टैक्स के ऊपर टैक्स लगता कैसे था। सपोज करो कि आप जो है एक डीलर हो, ठीक है? आप एक डीलर हो, आपने कुछ गुड्स परचेस किया है, ओल्ड डिजाइन बता रहा हूं, ठीक है? कुछ गुड्स परचेस किया है, मान लीजिए 100 रुपीज का। कितने का? 100 रुपीज का। इस गुड्स के साथ कुछ सर्विसेज भी शामिल है, तो यानी कि आपने गुड्स भी लिया है और सर्विसेज भी लिया है। अब इसके ऊपर आपके, क्योंकि दोनों चीजें ली इसलिए आपके दोनों चीजें लगेगी। पहले क्या लगेगा? वैट 14 रुपए। दूसरा क्या लगेगा? सर्विस टैक्स 14 रुपए। अब क्या हो गया? 128 रुपए। कितने रुपए कलेक्ट किया आपने कस्टमर से? 128 रुपए। अभी सॉरी, परचेस किया आपने तो आपने पे किया है। अब आप क्या कर रहे हो? सेल करने जा रहे हो। आप क्या करने जा रहे हो? सेल। अब आप जो सेल कर रहे हो ना, आप सिर्फ सेल ऑफ गुड्स ही करते हो, सर्विसेज सेल नहीं करते। सेल्स ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स। आपने 100 रुपए पे 40 रुपए 50 रुपए मार्जिन जोड़ा, 150 रुपए की आप सेल कर रहे हो। किसकी सेल कर रहे हो? गुड्स की। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप गुड्स की सेल कर रहे हो तो कलेक्ट क्या करोगे? वैट की सर्विस टैक्स? वैट। आपने कलेक्ट किया वैट। आपने क्या कलेक्ट किया? वैट। अब सपोज करो आपने वैट कलेक्ट किया 14% के हिसाब से 21 रुपए। कितने रुपए? 21 रुपए। नाउ माय क्वेश्चन इज, आपने कलेक्ट क्या किया है? वैट। तो होता क्या है आप समझना, जैसे आपने टैक्स कलेक्ट किया वैट के नाम पे, ये आपके हाथ में वैट आ गया। अब आपके अकाउंट में देखना पड़ेगा कि आपने ऑलरेडी वैट कितना पे कर रखा है गवर्नमेंट को। तो मुझे बताओ आपने ऑलरेडी वैट कितना पे कर रखा है गवर्नमेंट को? 14 रुपए। 14 रुपीज, 21 रुपीज आपने कलेक्ट किया है। 21 रुपीज आपने कलेक्ट किया है, 14 आप ऑलरेडी पे कर चुके हो, बचे कितने रुपए? 7। ये गवर्नमेंट को पे कर दो। क्वेश्चन राइज होता है इस सर्विस टैक्स का क्या? ये तो दुकानदार की जेब पे भार है ना, और दुकानदार की जेब पे भार है तो दुकानदार अपनी जेब से देगा या इस भार को कस्टमर पे ट्रांसफर कर देगा? तो दुकानदार की कॉस्ट बढ़ जाएगी। जब कॉस्ट बढ़ जाएगी तो चीजें महंगी मिलेगी,
चीजें महंगी मिलेगी तो लोग कम परचेस करेंगे। तो इस तरह से सर्विस टैक्स जैसी जो चीजें होती थी उसका भार जो है वो दुकानदारों पे पड़ जाता था। इसका उल्टा कर लें, अगर सपोज करो मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, ठीक है, पर मैंने बीइंग अ सर्विस प्रोवाइडर मैंने कंप्यूटर परचेस किया है, मैंने कैमरा परचेस किया है, मैंने आईपैड परचेस किया है एप्पल का, मैंने स्क्रीन परचेस करी है, मैंने प्रोजेक्टर परचेस किया है, मैंने टीवी स्क्रीन परचेस करी है, मैंने एसी परचेस किया है। ये जितनी भी चीजें मैंने परचेस करी है इसके ऊपर मैंने कौन सा टैक्स पे किया है? वैट, बिकॉज दीज आर गुड्स, दीज आर गुड्स। अभी वैट तो दे दिया, अब मैं अपने प्रोडक्ट बेचना शुरू कर रहा हूं, मैं टैक्स के प्रोडक्ट बेच रहा हूं, मैंने साल भर में 20 लाख के प्रोडक्ट बेच दिए। अब मैं कलेक्ट क्या करूंगा? सर्विस टैक्स, क्योंकि मैं सर्विसेज दे रहा हूं तो मैं कलेक्ट तो कर रहा हूं सर्विस टैक्स। मैं ऑलरेडी पे क्या कर चुका हूं? वैट। तो सर्विस टैक्स के अगेंस्ट में वैट का कोई बेनिफिट नहीं मिलता था, और क्योंकि वैट का कोई बेनिफिट नहीं मिलता था तो वैट मेरे जेब पर भार था, तो मैं वो वैट के पैसों का जो कॉस्टिंग है वो आपके ऊपर ही तो डाल रहा था, तो मेरी कॉस्ट आपके ऊपर जा रही थी। आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोगों के चेहरे ऐसे बदले बदले से क्यों है? फिर से एक बार समझो, मैंने ये सब चीजें परचेस करी तो मैंने गवर्नमेंट को क्या पे किया? वैट पे किया। गवर्नमेंट को नहीं, सॉरी, डीलर को। जहां से मैंने कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और ये सब चीजें परचेस करी, एसी परचेस किया, स्क्रीन परचेस करी, मैंने क्या पे किया? वैट। लेकिन मैं कलेक्ट क्या कर रहा हूँ? सर्विस टैक्स। मैं ओल्ड टैक्स रिजाइन बता रहा हूँ। तो वैट जो मैं आप लोगों से कलेक्ट तो नहीं कर पा रहा हूँ कस्टमर से, क्योंकि मैं सर्विसेज दे रहा हूँ। तो जो सर्विसेज दे रहा है वो क्या कलेक्ट करेगा? सर्विस टैक्स। वो मेरे को एज इट इज गवर्नमेंट को देनी है। तो इधर से तो मैं सर्विस टैक्स का पैसा गवर्नमेंट को जा रहा है, इधर से वैट मेरी जेब से जा रहा है, तो मेरे को कोई फायदा नहीं हो रहा है। लेकिन अब सोचो, अब अभी के सिनेरियो में मैंने परचेस किया कुछ भी, चाहे गुड्स परचेस किया हो, चाहे सर्विसेज परचेस की हो, चाहे गुड्स परचेस किया हो, चाहे सर्विसेज परचेस की हो, कितने रुपए की? 100 रुपए की। अब मैं गवर्नमेंट को क्या दे रहा हूँ? जीएसटी। तो मैंने पे क्या किया? जीएसटी। सपोज करो 18 रुपए टैक्स की रेट है, क्या है? 18% है ना, तो मैंने 18 रुपए जीएसटी के दे दिए। समझना जीएसटी का सिस्टम। आगे जाता हूं मैं। अब मैं सेल कर रहा हूं, अब मैं सेल भी क्या कर रहा हूं? चाहे गुड्स करूं या सर्विसेज करूं। मैंने किया 150, है ना, मैंने किया 150, तो लगभग 150 का 150 का 18% कितना होता है बताओ तो एक बार? 18 और 9 27 रुपए। ठीक है, एक मिनट रुको, मैंने कलेक्ट भी क्या किया है? जीएसटी। तो समझो मेरी बात को, मैंने कलेक्ट क्या किया है? 27 रुपए का जीएसटी। मैंने पे किया गया गवर्नमेंट को 18 का जीएसटी। तो 27 माइनस 18 में 9 रुपए गवर्नमेंट को दे दूंगा। मेरी जेब पे कोई भार आया क्या? एक मिनट रुको, मैंने पहले 18 दिए थे, जहां से मैं परचेस कर रहा हूँ 18 दिए थे, तो मेरी जेब से गए कितने? 18। मैंने आपसे लिए कितने? 27। 27 में से 18 गए, मेरे पास बचे कितने? तो 9 मैंने किसको दे दिए? गवर्नमेंट को। मेरे जेब पे कुछ गया क्या? 27 आपसे लिए हुए, 18 ऑलरेडी दे चुका हूं, अब 9 और दे दूंगा। बोलो हाँ है ना? तो अब इसमें पहले क्या होता था, ये टैक्स जो है, ये सर्विस टैक्स का जो पैसा है ये मेरी कॉस्ट में ऐड हो जाता था। तो ये जो 150 रुपए मैं जो मैं सामान बेच रहा हूँ, इसमें 100 रुपए तो मेरे किसके हैं? माल के। 14 रुपए सर्विस टैक्स के भी मेरी कॉस्ट में ऐड हो गए, और उसके ऊपर मैं टैक्स लगा रहा हूँ वैट। तो टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो जो टैक्स के ऊपर जब टैक्स लगता है उसको कास्केडिंग इफेक्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? जो जीएसटी में कास्केडिंग इफेक्ट 0 है। जो मैं टैक्स कलेक्ट पे कर रहा हूँ, टैक्स कलेक्ट कर रहा हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं देना है, टैक्स के ऊपर टैक्स बिल्कुल भी नहीं लगेगा। दिस इज द मेन इश्यू ऑफ जीएसटी। अभी आप बोलोगे सर ये कास्केडिंग इफेक्ट पूरी तरह से नहीं समझ में आया। जीएसटी के जब हम क्वेश्चन करेंगे तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। यस कि नो? बोलो यस सर कि नो सर? यस सर। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? ओके। तो एक इसने बोला कि कास्केडिंग इफेक्ट भी था, तो कास्केडिंग इफेक्ट को रिमूव करने के लिए जीएसटी आया। अब एक बात बताओ, अभी मैंने क्या बोला? इतने सारे प्रॉब्लम थे, उस प्रॉब्लम को रिवर्स कर दो, जीएसटी की नीड हो जाएगी। जो प्रॉब्लम है उसको रिवर्स कर दो, जीएसटी की नीड हो जाएगी। तो सबसे पहले ये पॉइंट देखो यहाँ पे, कास्केडिंग इफेक्ट को हटाने के लिए जीएसटी लाया गया। दूसरे नंबर पे इंडिया में बहुत सारे टैक्स हो गए थे, सारे टैक्स स्ट्रक्चर को हटा के सिंगल टैक्स सिस्टम में लाने के लिए जीएसटी लाया गया। तो हमारा टॉपिक क्या है अगला? नीड फॉर जीएसटी। क्या आपको पता चल रहा है नीड क्या है जीएसटी की? बोलो हाँ या ना? तो ये नीड फॉर जीएसटी आप लोग देखते रहना। अब जीएसटी को की हिस्ट्री इंडिया में क्या रही, या आज का हमारा लास्ट टॉपिक, और मैं कह देता हूं दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक टिल नाउ। अभी तक जो हमने टॉपिक्स पढ़े उसमें सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक है नीड ऑफ जर्नी ऑफ जीएसटी, राइट?
तो बात करें हिस्ट्री की, तो वैसे देखा जाए तो जीएसटी तो पहले से ही चल रहा है, जीएसटी को लाने की तैयारियां तो पहले से ही चल रही है। स्पेशली देखा जाए तो सबसे पहले 2006-7 का जो बजट था, 2006-7 का जो बजट था, वहां पे जीएसटी से रिलेटेड बातें सबसे पहले आई थी। इससे पहले 1986 में विश्वनाथन स्टार्टेड इंडियाज इनडायरेक्ट टैक्स रिजाइम। तो इनडायरेक्ट टैक्स में तो दूसरे टैक्स थे ना, जीएसटी थोड़ी था, बट क्योंकि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम पीछे से उठाना पड़ेगा। ईयर 2000 में एक कमिटी बैठी जिसका नाम था अ कमिटी वाज ऑर्गेनाइज्ड टू डिजाइन जीएसटी। बेसिकली ये जो था ये वैल्यू एडेड टैक्स से रिलेटेड कमिटी थी, जिसका टच जो है वो जीएसटी में भी है। जीएसटी में भी वैल्यू एड पे टैक्स लगता है। जो जीएसटी लगती है वो किस पे लगती है? वैल्यू एड पे। क्या होता है अभी समझो, से फॉर एग्जांपल आप 100 रुपए का सामान लाए, ठीक है, 18% जीएसटी है, 118 रुपए आपने पे किए, ठीक है, 18 रुपए किसके नाम पे पे किए? टैक्स के नाम पे, गवर्नमेंट को देने थे उसके लिए आपने पे किए। अब आपने उस गुड्स को 100 का 200 का बना दिया, उसके अंदर कुछ और डाला, एड ऑन किया वगैरह वगैरह, पैकिंग वगैरह करी, अब वो गुड्स कितने का बन गया? 200 का। समझना बात को, आपने परचेज कितने में किया था? 100 में। जीएसटी का पैसा कितना दिया आपने? 18 रुपए, ठीक है। आपने इस गुड्स को कितने का बना दिया? 200 का। अब आप बेच रहे हो 18% जीएसटी पे, तो कितने रुपए कलेक्ट किए? जीएसटी कितना कलेक्ट किया? 36। तो अब सोचो एक बार, आपने जीएसटी के दिए कितने थे? 18, और सामान लिया कितने का था? मुझे बताओ आपने वैल्यू ऐड कितनी करी है? आपने वैल्यू कितनी ऐड करी है? गुड्स 100 का था, आपने उसको उसको पैकिंग करी, रीपैकिंग करी, ब्रांडिंग करी, उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ा, अब वैल्यू गुड्स कितने का बन गया? 200 का। आपने परचेज किया था कितने का? 100, लेकिन वो अब कितने का बन गया है? 200 का। तो 100 से ज्यादा कितनी वैल्यू आपने ऐड करी है? 100 की। तो वैल्यू एडेड इज 100। कितनी वैल्यू ऐड करी है? 100। तो वैल्यू ऐड का 18% कितना होता है? 18 रुपए। अब आप भी देखो, आप गवर्नमेंट को कितना पे कर रहे हो, लिया कितना? 36। ऑलरेडी कितना पे कर चुके हो? 18। आप गवर्नमेंट को कितना पे कर रहे हो? तो ये वैल्यू एडेड वाला ही 18 है। ये है वैल्यू एडेड। सर और क्या होता है वैल्यू एडेड? मैं कह रहा हूं धीरे धीरे जैसे जैसे एक एक परत खुलेगी तब समझ में आएगी चीजें। अभी हम लोग अंदर घुस रहे हैं, अभी 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 हम लोग जीएसटी में घुसे नहीं, अभी तो घुसना भी नहीं शुरू किया है। तो मैं आगे वाली चीजें आपको अभी इधर बता रहा हूं, तब आपको हल्का हल्का थोड़ा सा क्लियर हो रहा है। मैं अभी आपको बोल रहा हूँ जीएसटी इज नॉट एन आइसोलेटेड स्टडी, इट इज अ कंबाइंड स्टडी। इसलिए अपन आगे बढ़ेंगे। वैल्यू एड का मतलब क्या है? 2002 में एक टास्क फोर्स बनाई गई जिसका काम था जीएसटी को रिकमेंड करना। 2006 के बाद 2008 में इलेक्शन कमीशन ने डुअल जीएसटी स्ट्रक्चर को फाइनलाइज किया। 2010 ने कंप्यूटराइज्ड टैक्स प्रोजेक्ट पोस्टपोन्ड जीएसटी जो है वो इंप्लीमेंट किया। 2011 में असीम दास गुप्ता की एक कमेटी थी, उसने रिजाइन कर दिया। क्या कर दिया उसने? रिजाइन। द हेड ऑफ जीएसटी कमिटी असीम दास गुप्ता रिजाइन। फिर 2012 में एक डिस्कशन स्टार्ट हुआ जीएसटी पे, बट बाद में उसको ऑब्जेक्ट कर दिया गया और बोला कि नहीं नहीं हो सकता, क्योंकि कोई इसके पक्ष में नहीं था, ठीक है। 2014 में फाइनली गवर्नमेंट ने जीएसटी बिल को अप्रूव करके स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया। स्टैंडिंग कमेटी ने उसे गवर्नमेंट रीप्रपोज्ड जीएसटी रोल आउट बाय 1 अप्रैल 2017। फिर 2016 में जीएसटीएन लाइव हो गया और जीएसटी गॉट अप्रूवल फ्रॉम बोथ द हाउसेस। 2017 में फाइनली जीएसटी वाज लाइव मिडनाइट ऑफ 30th जून, मिडनाइट ऑफ 30th जून, दैट इज 1 जुलाई 2017। बड़ा ही हैपनिंग मोमेंट था। पता है जीएसटी कैसे आया था? जीएसटी इंट्रोड्यूस कैसे हुआ था? मतलब जीएसटी आगे डेट फिक्स कर दी 1 जुलाई को आएगा, ठीक है ना। बेबी शावर नहीं होता है ना, जैसे जीएसटी हुआ था 30 जून को रात को, हाँ बड़ा शानदार वाला प्रोग्राम रखा गया था, और तो मीडिया हाउसेस वगैरह है ना। सीएमए इंस्टीट्यूट वालों को भी बताता हूँ, सीए इंस्टीट्यूट वालों को भी बताता हूँ, और सीएस इंस्टीट्यूट वालों को भी बताता हूँ। ICSI was sponsored in each and every news media। न्यूज तो चल रही थी जीएसटी की, और साइड में जो पट्टी नहीं आती, जो साइड में पट्टी आती ना, वो किसकी आ रही थी? ICSI, स्पॉन्सर्ड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। समझ रहे हो बात को? नीचे भी ICSI, साइड में ना पतंजलि के ऐड नहीं आती आजकल एकदम से, जैसे आपके वो कोई वो आ रहा होता है ना, ये
जैसे कोई भी सीरियल, जैसे कोई अनुपमा, अनुपमा आते आते अनुपमा का स्क्रीन तो हो जाता है छोटा और साइड में ऐसे पतंजलि की एड आ रही होती है, वैसे पूरे टाइम पे आईसीएसआई की एड चल रही थी। 30 जून 2017 को रात को 11 बजे प्रोग्राम शुरू हुआ, सबने अपने स्पीचेस वगैरह दिए। 12 बजे एक बड़ा सा घंटा लगा हुआ था, रात को 12 बजे मोदी जी ने धम करते से घंटा बजाया और जैसे ही घंटा बजाया जीएसटी आ गया। आप समझे मेरी बात को? ऐसे ऐसे जीएसटी को लॉन्च किया गया था। तो 30 जून को मध्य रात्रि को जीएसटी को लॉन्च किया गया और 1 जुलाई वाज द हिस्टोरिक डे जब पहली बार जीएसटी जो है इंडिया में इंट्रोड्यूस हो गया। बोलो यस सर कि नो सर? कुछ बातें नीचे लिखी हुई है और यहाँ पे लिखा हुआ है जीएसटी वाज लॉन्च्ड ऑन 1 जुलाई 2017। अब जीएसटी आ तो गया, अब जीएसटी आ तो गया, वो कौन कौन सी चीजें जो आज भी जीएसटी से बाहर है? तो मैं कहता हूं दारू और शराब, है ना? अंजलि इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? दारू और शराब तो ही है और इसके अलावा पेट्रोल, दारू शराब दोनों एक ही है ना? दारू और पेट्रोल, है ना, शराब और पेट्रोल दोनों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। सर ऐसा क्यों? पता है क्या, चाहे वो राजस्थान सरकार हो, चाहे वो महाराष्ट्र सरकार हो या यूपी की गवर्नमेंट हो, alcohol is one and only product in which government is earning very high rate, अंट शंट पैसा कमा रही है शराब पे भी और अल्कोहल तो शराब होगी, पेट्रोल पे भी। तो 5 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको उन्होंने दूर रखा है। सबसे पहला तो क्या बोला इन्होंने? अल्कोहल, है ना? चाहे आप पैक लगाते हैं, अरे क्या मतलब? बोला हाँ 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 सर हाँ, है ना? अनुश्री वगैरह तो क्या जनरली ऐसे ही मतलब यूं, है ना? क्या नहीं पक्के जैन हो क्या? तो उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे तो चलता ही है। अच्छा तुम भांग वाले हो क्या? नहीं। हाँ, तो अल्कोहल जो है वो, अरे ऐसे ऐसे इशारा नहीं कर रहा मैं, है ना? ऐसे ना, अल्कोहल जो है वो सब एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे हर सरकार अनाप शनाप पैसा कमा रही है। जितने का दारू बिकता है उतने उसका लगभग 40-50% का टैक्स जो है वो सरकार ले लेती है। तो सबसे पहले क्या दायरे से बाहर रखा है? अल्कोहल। दूसरे नंबर पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट। अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे क्या क्या है? तो सबसे पहले क्रूड ऑयल, सबसे पहला क्या है? क्रूड ऑयल। दूसरा है पेट्रोल, तीसरा है डीजल, चौथा है नेचुरल गैस और पांचवा है एटीएफ। एटीएफ का मतलब होता है एरोप्लेन में डालने वाला व्हाइट पेट्रोल, एविएशन टरबाइन फ्यूल। जो ये हवाई जहाज वगैरह नहीं होते, एरोप्लेन वगैरह सारे, मतलब जो हवा में उड़ने वाले हैं, जो एविएशन इंडस्ट्री वाले जितने भी जेट हो गए वगैरह हो गए, है ना, या फ्लाइट्स वगैरह हो गए, इसमें जो पेट्रोल जलता है उसको जाता है, उसको एविएशन टरबाइन फ्यूल बोलते हैं। इनको जीएसटी के दायरे से स्पेसिफिकली अलग रखा है। बोलो यस सर कि नो सर? इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी पे जीएसटी नहीं लगता, प्रॉपर्टीज पे स्टैंप ड्यूटी लगती है, स्टैंप पेपर इज नॉट अबॉलिश्ड। मोटर व्हीकल टैक्स आज भी लगता है, जब अपन कोई नई कार खरीदता है तो आरटीओ का पेमेंट करना पड़ता है, पता है क्या आपको? उसके अलावा एंटरटेनमेंट टैक्स जो लोकल बॉडीज कलेक्ट कर रही है, इसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगता। तो ये सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया। अब मेरी बात सुनो, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, जब सीजीएसटी पढ़ेंगे तब भी बाहर रखा गया, जब आईजीएसटी पढ़ेंगे तब भी बाहर रखा गया, जब यूटीजीएसटी पढ़ेंगे तब भी बाहर रखा गया, और जब जीएसटी का कोई भी पार्ट रखेंगे तब इसको हमने बाहर। किसके दायरे से? अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए 5 नंबर का, व्हाट आर द प्रोडक्ट विच आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी, बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे? बोलो यस सर कि नो सर? यस सर। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। एक है व्हाट इज सब्ज्यूम्ड विद इन जीएसटी। एक बार इस टेबल को पढ़ो अच्छे से, एकदम अच्छे से पढ़ो, आपको सब समझ आ जाएगा। ओहो, मतलब क्या क्या चीजें जीएसटी के परव्यू से बाहर है, पढ़ो पता चल जाएगा। ये सारी चीजें जीएसटी के परव्यू से बाहर रखी गई है।
हो गया, बोलो हाँ या ना। ओके, तो कुल मिला के ये है हमारा आज का टॉपिक और डिस्कशन। इन्होंने बोला क्या क्या चीजें हट गई है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हट गई है, ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, एक्साइज पे लगने वाली एक्स्ट्रा ड्यूटीज हट गई है, स्पेशल इंपोर्टेंस वाली एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज हट गई है, एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज हट गई है, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम भी हट गई है, सर्विस टैक्स हट गया, इन सब के ऊपर लगने वाला सरचार्ज और सेस हट गया है। इसके अलावा स्टेट लेवल वैट हटा दिया है, सीएसटी हटा दिया, लग्जरी टैक्स हटा दिया, एंट्री टैक्स हटा दिया, एंटरटेनमेंट टैक्स हटा दिया, एडवर्टीजमेंट टैक्स हटा दिया, परचेज टैक्स हटा दिया, लॉटरी और वेटिंग पे लगने वाला टैक्स हटा दिया, और इन सब की बजाय एक नया आइटम आ गया जिसका नाम क्या है, वन नेशन वन टैक्स. This is now GST is under the purview of गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट. एक नया कानून, नया एक्ट बनके GST आ गया. यहाँ तक किया है आज, आगे बढ़ेंगे. थैंक यू सो मच.